नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारे देश की सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, ये इतनी बेशर्म है, इन्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है कि बस क्या कहूं। इस समय आप जानते हैं कि कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट का प्रकोप लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। महामारी का विस्तार खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण कम से कम थोड़े आने वाले समय में लगता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर भी हमारे स्वास्थ्य तंत्र और हमारे सिस्टम ने, हमारी सरकारों ने इस प्रकार से हाथ खड़े कर रखे हैं कि सिर्फ लॉकडाउन ही इसका एकमात्र हल उन्हें दिखाई देता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लगातार ऐसी तस्वीरें, ऐसे दृश्य अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देख रहे होंगे जहां पर यकीनन आपकी संवेदनाएं जाग उठी होंगी। आपको दुख हो रहा होगा, आपका हृदय द्रवित हो चुका होगा, आपको पीड़ा हो रही होगी, कष्ट हो रहा होगा। साथ ही साथ आप भयभीत भी होंगे कि कहीं ऐसा आपके साथ भी ना हो जाए। आप असमंजस की स्थिति में होंगे अपने भविष्य को लेकर। आप ये आशंका में होंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या आपको अस्पतालों में बेड्स मिलेंगे? क्या आपकी अगर स्थिति नाजुक हो जाए तो क्या आपको आईसीयू में बेड मिलेगा? क्या आपको वेंटिलेटर वाला बेड मिलेगा? क्या आपको वो मामूली दवाइयां मिल सकेंगी? वो इलाज, एक अदद इलाज आपको मिल सकेगा? इस देश के भीतर आज ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं क्योंकि कभी हमारी सरकारों ने सोचा ही नहीं। और यहां पर किसी एक दल की सरकार को मैं कटघरे में नहीं खड़ा करना चाह रहा हूं, बल्कि यहां पर सभी लोग खड़े हुए हैं, यानी आवाम में सब नंगे हैं। सिर्फ इन नेताओं का एक ही फर्ज होता है या इन पर एक ही दायित्व होता है, इनका एक ही कर्तव्य होता है कि किस प्रकार से वोटों का ध्रुवीकरण करके, किस प्रकार से लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर सिर्फ अपनी सियासत को चमकाया जाए, सिर्फ सत्ता की कुर्सी को पाया जाए। पाया नहीं, मैं तो कहूंगा हथिया लिया जाए। अभी हाल में आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर कि 5 राज्यों में चुनाव हुए और पश्चिम बंगाल में अभी भी चल रहे हैं। अभी भी 3 चरणों का चुनाव वहां पे बचा हुआ है। और आप देख सकते हैं वहां पर आंकड़ों के लिहाज से, आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर, कि कितना बड़ा उछाल आया है उन राज्यों में, या जिस प्रकार से तमाम जगहों पर धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं उनसे कितना बड़ा उछाल वहां के आसपास के जिलों में देखने को मिला है, वहां के आसपास के इलाकों में देखने को मिला है। यह आप देख सकते हैं, स्पष्ट है, किसी से ढकी छिपी बात नहीं है। अब यहां पर आप सोचिए कि जिन नागरिकों का कोई इसमें योगदान नहीं है, या जो नागरिक पूरे अनुशासन के साथ नियमों का पालन कर रहे हैं, उनकी गलती क्या है? वो क्यों भुगत रहे हैं, या हम और आप क्यों भुगत रहे हैं? यह सवाल हमारे सिस्टम से क्यों नहीं पूछा जाता? हमारे देश की सरकारों से क्यों नहीं पूछा जाता? क्यों नहीं हमारी न्याय व्यवस्था, हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायालय है, क्यों नहीं संज्ञान लेकर फटकार लगाते हैं? या अगर लगाते भी हैं तो फिर एक औपचारिकता ही क्यों लगता है उसमें? यह सोचने की बात है। एक बात का मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में लीकेज हो रही है, कोई नल बह रहा है या 4-5 नल आपके घर में बह रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं कि आपने 2 नल को किसी तरीके से उसमें कपड़ा बांध के या किसी तरीके से कुछ एमसील लगाकर उसको बंद कर दिया। अब आप इसको लेकर आश्वस्त तो नहीं हो सकते ना कि आपके 2 नल बंद हो गए लेकिन 3 नलों से पानी बह रहा है, पानी तो फिर भी बह रहा है। इसी प्रकार से आज की डेट में यही हो रहा है। आंशिक लॉकडाउन लगाकर, नाइट कर्फ्यू लगाकर या पूर्ण लॉकडाउन की बात कर इस प्रकार से आप संक्रमण को नहीं रोक सकते। संक्रमण को रोकने का एक, आपने जब पिछले बरस लगाया लॉकडाउन, तो उसमें लॉकडाउन में इस बात को रखा गया, इस बात का उद्देश्य सबके सामने रखा गया। मकसद यह था कि हम अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत कर सकें, तैयारी कर सकें, क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तैयार ही नहीं था। लेकिन अब फिर से एक बार बोझ बढ़ रहा है। तो इसका हल क्या है? इसका हल शायद आप लोगों के पास ही है, आप यानी जनता के पास है। आपको अपनी चेतना को जगाना होगा, आपको स्वयं अनुशासित होना होगा, आप ही को सारे रूल्स का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेता या ये जो चंद लोग हैं जो एक प्रकार से, इस प्रकार से आस्था के नाम पर, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, जो बड़े बड़े समागम करते हैं, जो बड़े बड़े आयोजन करते हैं, इन सब से आपको नहीं लेना देना है। आपको नहीं जाना किसी रैली में,
क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहां के प्रधानमंत्री हो या जहां के मुख्यमंत्री हो कहीं के भी, वो कभी भी अपनी चुनावी रैलियों में नहीं कहेंगे कि आप हमारी रैलियों में मत आइए, बल्कि वो इस बात को लेकर ट्वीट जरूर कर देंगे कि आज के इस भव्य दृश्य को देखिए रैली के, लेकिन कभी भी वो वहां पर जिक्र नहीं करेंगे कि आप हमारी रैलियों में मत आइए, या वो वहां ये भी नहीं देखेंगे। देखिए कितनी बड़ी इग्नोरेंस है। जो नेता या जो मंत्री या जो प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आकर या कहीं पर भी किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर आकर या शाम को बैठ के लेते हैं, हम प्लेटफॉर्म्स पर आकर कहते हैं कि आप मास्क पहनिए, आपको रूल्स का पालन करना पड़ेगा, वही प्रधानमंत्री या वही नेता या वही मंत्री या संतरी वही जब कभी रैलियां करते हैं या कहीं पर होते हैं तो वहां पर इस बात का जिक्र नहीं करते, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है वोट का। ये इस देश की स्थिति है। सच बात तो यह है कि कभी हमारे देश के नेताओं ने और ना ही इस देश की जनता ने कभी उन बुनियादी चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। हम हमेशा इन्हीं चीजों में उलझे रहे कि फलाना धर्म का अगर प्रत्याशी होगा हम उसको वोट दे देंगे, फलाना जाति का प्रत्याशी होगा हम उसको वोट देकर जिता देंगे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि क्या वो फलाना व्यक्ति जिसका सरोकार सिर्फ हमारी जाति या मजहब से जुड़ा हुआ है, क्या वो हमारे लिए कार्य करेगा? क्या वो हेल्थ के लिए कार्य करेगा? क्या वो शिक्षा के लिए कार्य करेगा? क्या वो स्वच्छ जल और तमाम चीजों के लिए जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उस ढांचे को डेवलप करने की दिशा में कार्य करेगा? ऐसा कभी इस देश में सोचा ही नहीं। इसीलिए आज हमारे देश में सिर्फ पाबंदियों के आश्रय ही जीवित है सरकारें। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और एक चीज और, जहां पर तालमेल की आवश्यकता है वहां पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और ऐसा पिछले बरस भी हुआ था। याद कीजिए पिछले बरस कि ऑक्सीजन को लेकर या रेमडेसिविर को लेकर या फेबिफ्लू को लेकर या बेड्स को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक टकराव था, एक मतभेद की स्थिति आ गई थी। मतभेद मनभेद भी कब बन गया ये भी आप सब जानते हैं, कितनी जल्दी वो परिवर्तित हो गया था। लेकिन इस बरस भी हमें जहां लगता था कि शायद तैयारियां हो गई होंगी, लेकिन तैयारियां इस बरस भी नहीं हुई। फिर से वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। अभी जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो रही है देश के महानगरों में। इसी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है, आप देखिए, क्योंकि कालाबाजारी जमाखोरी भी हो रही है, लोगों में आशंकाएं हैं, लोग असमंजस की स्थिति में है, लिहाजा अफरा तफरी के माहौल में वो पहुंचते हैं बाजारों में और जल्द से जल्द जिनके पास जितनी कैपेबिलिटी होती है, जितनी क्षमता होती है, उतना वो परचेज करके ले आते हैं। अब इसमें फंसता वो गरीब आदमी है जो रोज कमा कर खाता है। ये बातों का जिक्र बार बार नहीं करना चाहिए, लेकिन इन बातों का फिर से जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। आज फिर से वैसे माहौल आ गए हैं, वैसे स्थिति उत्पन्न हो गई है कि फिर से पलायन हो रहा है। फिर से छात्र अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद होने के कारण अपने अपने घरों को जा रहे हैं। अब उनसे आप सोचिए कि जो यातायात के साधन है उनमें कितना बोझ पड़ेगा, और जब ये छात्र अपने घरों की तरफ पहुंचेंगे तो क्या गारंटी है कि वो संक्रमण को लेकर नहीं पहुंचेंगे? या जो लोग भी किसी धार्मिक आयोजन से या किसी भी सामाजिक आयोजन से या किसी भी रैली से अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, वो अपने घरों में ऐसी क्या गारंटी है कि वो कोरोना का वायरस लेकर नहीं पहुंचेंगे? और साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ सवाल यह है कि उन लोगों की भी क्या कसूर है जो उनके घरों में रहते हैं? वो तो नहीं गए इन आयोजनों में, लेकिन उन लोगों को भी कोरोना मिल जाएगा। ये स्थिति है इस देश की। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि किस प्रकार से जो देश अपनी इतनी तारीफ करता है, या जिस देश के नेता, जिस देश के प्रधानमंत्री या जिस देश की सत्ताधारी दल के नेता तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि हमारी भारत की, हमारे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रही है, कीर्ति का एक प्रकार से चारों दिशाओं में फैल रही है, आज उसी भारत को कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था सहायता पहुंचा रही है? ये आप अपने आप से पूछिए। देश में 2,74,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये मैं आज की बात आपको बता रहा हूं। 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 2,74,000 से ज्यादा मामलों का आना, आप समझ रहे हैं? पॉजिटिविटी रेट 16% की हो गई है। दिल्ली की बात करूं जो कि देश की राजधानी है, वहां पर पॉजिटिविटी रेट 30% की हो गई है। 30% की सोचिए। मेरे ख्याल से शायद 5% से कम का टारगेट सरकारों ने रखा था कि इतना होना चाहिए तो हम मानेंगे कि कोविड कंट्रोल में है, लेकिन यहां पर आप देखिए डबल फिगर्स में पहुंच रहा है। देश के 10 राज्य ऐसे हैं जिसमें जहां पर 80% के आसपास केसेस हैं, वहां से रोजाना सामने आ रहे हैं। और जिन राज्यों से नहीं सामने आ रहे हैं वो आप ये मानकर चलिए कि वहां पर टेस्टिंग और ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है कि वहां पर केसेस निकलकर सामने आए। तो ये इस स्थिति में हम आ चुके हैं कि जहां पर संसाधनों की कमी से लेकर सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम की कोताही और निजी व्यक्तिगत तौर पर भी जो कोताहियां हुई हैं, जो लापरवाहियां हुई हैं,
जो बेपरवाहियां हुई हैं, उसके कारण आज हम सब इस माहौल में खड़े हो गए। आज चारों तरफ नकारात्मकता का माहौल है। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट भी आई थी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, फोर्ब्स की है ये, उद्योगपतियों की, जिसमें भारत में 38 नए बिलियनियर्स बने हैं पिछले एक साल के दौरान, वर्ष 2020 के दौरान। और एक और रिपोर्ट इसके समानांतर आई कि करोड़ों लोग देश के ऐसे हैं जो मध्यम वर्गीय थे, अब वो गरीब तबके में आ गए हैं। अब सोचिए आप 2020 की ये दास्तां है तो 2021 में क्या हो सकता है। ये इस देश की स्थिति है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और आपको मैं जाते जाते बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से शमशानों और कब्रिस्तानों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। टोकन खरीद कर दफनाया जा रहा है, जलाने की प्रक्रिया है, लंबी लंबी कतारें। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि परिजन अपने करीबी को छोड़कर जा रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार कोई और कर दे, उनका दाह संस्कार कोई और कर दे, उनको कोई और दफना दे, क्योंकि उन्हें भी डर है संक्रमण का। और फिर उनका जो दाह संस्कार है, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए वहां पर जो सफाई कर्मचारी हैं वहां के, या जो शवाग्रह में कार्य करते हैं, वो लोग उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये कितनी मार्मिक परिस्थिति है, आप सोचिए। चबूतरे बनाए गए हैं फुटपाथ के ऊपर, जिन पर एक एक चबूतरे के ऊपर हो रहा है अंतिम संस्कार। ये इस देश की स्थिति है। सोचिए आप, वाकई में मतलब अंधेरा इतना ज्यादा है कि उसकी रोशनी चिताओं से हो रही है। आज 2 गज जमीन भी लोगों को मैसर नहीं हो रही है। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं क्या बताऊं। और जो इस डबल म्यूटेंट वायरस का मैंने जिक्र किया शुरुआत में वीडियो की, जो देसी वायरस भारत का है, भारतीय वायरस आप इसको कह सकते हैं, वो चीनी वायरस जो वुहान वायरस है उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें 15 करीब बदलाव हुए हैं। इसके स्पाइक प्रोटीन में 3 बदलाव हुए हैं, जिससे ये और भी ज्यादा संक्रामक हो गया है। लेकिन सवाल यही बनता है कि क्या हमारी जो 3 T's की पॉलिसियां हैं देश की, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, या टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, क्या वो उतनी आक्रामक हो रही है? ऐसी खबरें भी सामने आई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी वो बात आई सामने, जिसमें उन्होंने उन लैब्स को चेतावनी दी कि अगर आप अपनी क्षमता से ज्यादा सैंपल्स की जांच करेंगे और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट्स नहीं देंगे तो फिर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये इस देश में हो रहा है। रेमडेसिविर के इंजेक्शन चोरी हो रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर मारामारी हो रही है, ऑक्सीजन के टैंकरों को पुलिस की सिक्योरिटी में लेकर आया जा रहा है। महामारी को अवसर के तौर पर देखने वालों, शर्म करो। इसमें नेता भी आते हैं, संतरी मंत्री, जनता सब आती है। ये सोचना होगा। और वाकई में ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन देश के भीतर ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ फोटो सेशन के लिए आते हैं, जो सिर्फ फोटो ऑप के लिए आते हैं, तस्वीरें खिंचवाने के नाम पर कुछ भी कर देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किन की तरफ है। लेकिन हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि आपको हो सकता है कि ये फटीग हो गया हो कि कब तक आखिर हम लोग ऐसे प्रतिबंधों में रहेंगे, कब तक हम ऐसी पाबंदियों का सामना करेंगे। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब तक हालात ठीक नहीं होते, कब होंगे ये नहीं पता, लेकिन जब तक नहीं होते तब तक आपको तमाम एहतियातों का पालन करना है। कहीं भी जाइए मास्क पहनकर जाइए। पहले तो जाइए ही मत, अगर बहुत जरूरी कार्य है तो ही जाइए, मास्क पहनकर जाइए। जरूरी हो तो अगर आपके पास हो तो ग्लव्स पहनकर जाइए हाथों में। वैक्सीन जरूर लगवाइए। वैक्सीन आपको वो क्षमता देती है, वो शील्ड आपको देती है कि आप गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे, आपकी जान नहीं जाएगी। हालांकि ये आशंकाएं, ये संभावनाएं होती हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी संक्रमण हो सकता है, लेकिन अगर आप तमाम एहतियातों का पालन करेंगे और आप एक प्रकार से तमाम जो दिशा निर्देश उनका पालन करेंगे तो आपको नहीं होगा संक्रमण। वैक्सीन से मत घबराइए, वैक्सीन जरूर लगवाइए, जैसा हो सके लगाइए, क्योंकि जितनी जल्दी हमारे देश में वैक्सीन का कार्य होगा उतनी जल्दी लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आएगी। और सरकारों से भी निवेदन है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप करें। अपना पैसा, देश के टैक्स का पैसा जो देश के लोग अपने गाढ़ी कमाई से देते हैं कि देश का विकास हो, उसे आप प्लीज हेल्थ के सेक्टर में लगाइए। भारत को समझना होगा। एक साल में अगर नहीं समझे तो आप समझ जाइए। 2.5 लाख 3 लाख केसेस रोज आ रहे हैं करीब। अब क्या इससे ज्यादा विभत्स, इससे ज्यादा भयावह स्थिति की भीषणता और क्या होगी? कृपया करके सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।
दोस्तों एक अपडेट और देना चाहूंगा, चूंकि वीडियो का अंत हो चुका है, लेकिन जब मैं शूट कर रहा था तो उसके बाद ये खबरें सामने आई, इसलिए ये आपको बताना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले ये जो जानकारियां, ये 2 जानकारियां हैं। पहली जानकारी जुड़ी हुई है देश की राजधानी से जुड़ी हुई, और देश की राजधानी दिल्ली में दरअसल 26 अप्रैल तक, यानी आज रात से, यानी 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक एक सप्ताह के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान जो आवश्यक सेवाओं में जुड़े हुए लोग हैं, या जो सुरक्षा कर्मी हैं हमारे देश के, या जो स्वास्थ्य के क्षेत्र से तमाम जुड़े हुए स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये तमाम लोग, इनको अनुमति होगी ट्रैवल करने की, कार्य करने की। साथ ही साथ जो अन्य जो ज़रूरी चीज़ें, उनके जितने भी जो वहाँ पर कार्य करते हैं उनको अनुमति होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी भी और व्यक्ति को ज़रूरत या अनुमति नहीं होगी। इसी के साथ साथ राजस्थान में भी 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहां पर भी सेम उसी तरीके की पाबंदियां हैं। आप इन पाबंदियों को चेक कर सकते हैं विभिन्न न्यूज़ वेबसाइट्स पर जाकर। लेकिन अब 2 राज्यों में इस तरीके की पाबंदियों की खबरें सामने आ गई हैं, राजधानी दिल्ली से और राजस्थान से। संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं अब हमारे देश के सामने एक बार फिर से लॉकडाउन का ही उपाय दिखता है। हालांकि अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितने अनुशासन में रहते हैं और संक्रमण के चक्र को तोड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यही सही मायनों में राष्ट्र की भक्ति होगी। और जाते जाते एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार के कोई लक्षण आ रहे हैं जो कि कोरोना से संबंधित हैं, या कुछ ऐसे आपको परेशानियां हो रही हैं, तो कृपया करके आप टेस्ट जरूर कराइएगा। और अगर आप बचने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि मेरे साथ वहां पर कैसा व्यवहार होगा, तो प्लीज ये मत सोचिए, वरना आप अपनी जान के साथ साथ लोगों की जान भी संकट में डाल रहे हैं, अपने परिजनों की जान संकट में डाल रहे हैं। इसलिए अगर आप में सिम्टम आते हैं तो कृपया करके जांच जरूर कराने जाएं। शुक्रिया।